गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण विषय पढ़ा रही हूँ। और आहार एवं पोषण के सिलेबस के अनुसार हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है 15th उपचारार्थ भोजन। और उपचारार्थ भोजन में जो बीमारियों के बारे में हमको पढ़ना है उसमें आज का जो टॉपिक है वो है हृदय की बीमारियां। और हृदय की बीमारी में भी हम आज एथेरोस्क्लेरोसिस एक ही बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे और इसकी जो एक और बीमारी के बारे में पढ़ाना है हाई बीपी उच्च रक्तचाप, वो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाएंगे। तो हृदय की बीमारियां ये आज का टॉपिक है। और हृदय की बीमारी जो है वो क्यों होती है, उसका क्या कारण है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, उनमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। और उनमें परिवर्तन होने के अलावा रक्त वाहिनियों में कुछ विकार भी, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। मतलब परिवर्तन भी हो जाते हैं और विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। और चूंकि विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो जो धमनियाँ जो हैं या फिर रक्त वाहिकाएं हैं वो पर्याप्त रक्त हमारे शरीर में नहीं पहुंचा पाती। और शरीर में जब पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता तो विभिन्न अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व वो नहीं पहुंच पाते। मतलब सारे प्रकार के जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हैं वो और ऑक्सीजन सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाते। और इसी कारण से हृदय की बीमारियां हो जाती हैं। हृदय की बीमारियां हम हमारे कोर्स में दो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, एक एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा उच्च रक्तचाप। आज हम जिस बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो रक्त वाहिकाएं हैं उनकी जो इनर वॉल है, जो अंदर की दीवार है, उस दीवार में वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वो सब जमा हो जाते हैं। और जमा होने से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी हो जाती है। और ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है। ग्रीक भाषा में एथेर का मतलब होता है दलिया जैसा और स्क्लेरोसिस मतलब होता है कठोर। तो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब है दलिया जैसा कठोर, मतलब कुछ ऐसा दलिया जैसा कठोर हो जाता है और वो बीच में अटक जाता है रक्त धमनियों में, और ब्लड जो है वो अपनी गति से सर्कुलेट नहीं कर पाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अब हम कारण पढ़ेंगे। इसका सब टॉपिक हम ले रहे हैं कॉजेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के कई सारे कारण हैं, जैसे आयु, 40 वर्ष के बाद में हार्ट की बीमारियां अमूमन हो सकती हैं, ये संभावित होती हैं। जिनके ब्लड ग्रुप AB होते हैं, जिनका रक्त समूह AB होता है, उनमें हृदय की बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो जब अपन को ये पता है कि AB वालों के ज़्यादा होता है तो जो AB ग्रुप वाले हैं वो फैट कम खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ कम खाएंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, तो AB ग्रुप वाले थोड़े ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस बीमारी के लिए। फिर तीसरा कारण है वंशानुगत। अगर ये हेरिडिटरी है हृदय की बीमारी, अगर माता और पिता दोनों को होता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। और अगर माता पिता में से एक में भी होता है तो भी बच्चों को हृदय की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो धूम्रपान अधिक करता है उस व्यक्ति के एथेरोस्क्लेरोसिस होना बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। उसके बाद में जो ज़्यादा शराब पीता है उसको ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इसलिए कि 1 मिलीलीटर शराब 7 किलो कैलोरी देती है। तो खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले जैसे भी जो शराब पीता है, तो वो जो शराब पी रहा है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमको देती है, मतलब जो भी पी रहा है। तो अगर वो एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में आ जाती है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, फिर ग्लाइकोजन एडिपोज टिश्यूज में वसा बन के जमा हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होना बहुत ज़्यादा उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो शारीरिक श्रम कम करता है, बहुत हल्के कार्य करता है, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता है, घर के काम और काम भी नहीं करता है, तो शारीरिक श्रम अगर नहीं करता है उसको भी हृदय की बीमारी हो सकती है। जो चिंता, तनाव, मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन ज़्यादा रखता है
उसको भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और कुछ अन्य बीमारियां किसी को होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, गठिया, गाउट है, डायबिटीज़ है, ये और ओबेसिटी, मोटापा, ये बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उसको बहुत ज़्यादा संभावना है कि हृदय की बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। जो व्यक्ति तले हुए ज़्यादा खाना खाता है, घी तेल ज़्यादा लेता है, उसको भी हृदय की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो मीट, एग, फिश, स्पेशली संतृप्त वसी अम्ल जो ज़्यादा खाता है, उसको हृदय की बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थ ज़्यादा खाता है, अंडा वगैरह, उसको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जो विटामिन सी कम खाता है, विटामिन सी इसमें ज़्यादा खाना चाहिए, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, फैट लेवल को कम करता है। तो विटामिन सी की जिनमें कमी होती है उनमें भी हृदय की बीमारियां हो सकती है। और जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन फैटी टिश्यूज़ में बदलता है, तो जो ज़्यादा कैलोरीज ले रहा है उसमें भी ज़्यादा संभावना है हृदय की बीमारी होने की। अब हम सेकंड टॉपिक इसका ले रहे हैं, सब टॉपिक एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जब हो जाता है तो इसमें 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में रक्त की जो धमनी होती है, ब्लड वेसल्स, उसमें वसा युक्त धब्बे जैसा कुछ जमना चालू हो जाता है। वसा युक्त धमने मतलब वसा युक्त धब्बे जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, वो अंदर धमनियों में जमना चालू हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में ये जो फैट और कोलेस्ट्रॉल, जो वसा युक्त पदार्थ जो अंदर जम रहे हैं, वो महीन रेशे जैसे हो जाते हैं। और महीन रेशे जैसे होने के बाद वो जो धमनी है उसके अंदर चिपके रहते हैं, तो जो धमनी का ल्यूमेन है, जो मतलब चौड़ाई है, वो कम हो जाती है। और कम होने से जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त जो घूम रहा है वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित हो जाता है, वो पूरी अपनी गति से घूम नहीं पाता। फिर इसमें तीसरी स्टेज होती है, उसमें जो फैट और कोलेस्ट्रॉल जो अंदर जमा हुआ है वो नरम और कोमल हो जाता है। नरम और कोमल होने के बाद में अंदर थोड़े घाव होना चालू हो जाते हैं, और उन घाव में से रक्तस्राव भी होता है और धमनियों की आकृति भी बिगड़ने लगती है। तो जब रक्तस्राव होता है तो रक्तस्राव होने के बाद में कई बार वहाँ ब्लड क्लॉट भी बन जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। और रक्त का थक्का कभी कभी धमनियों के बीच में आके रुक जाता है, और जब थक्का बीच में रुक जाता है धमनी में, तो रक्त प्रवाह में बाधा डालता है, रुक जाता है। रक्त प्रवाह में बाधा डालने से, अगर मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्रेन में जो धमनी जा रही थी, उसमें अगर क्लॉट आ गया है, वो वहाँ रक्त का थक्का अटक गया है, तो ब्रेन में पर्याप्त रक्त नहीं जाएगा, तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ये सब इसके लक्षण थे। अब हम नेक्स्ट लेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट यानी उपचार। एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक करने के लिए एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, व्यक्ति को खुली हवा में वॉक करना चाहिए सुबह शाम, फिर उसको साइकिलिंग करनी चाहिए, और मानसिक तनाव, चिंता, इनसे मुक्त रहना चाहिए। व्यक्ति को शराब, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित है उसको अपने वजन को सामान्य बनाए रखना चाहिए, वजन ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए, अधिक तला भुना नहीं खाना चाहिए, और स्पेशली संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तेल, घी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, घी, मक्खन ये। और अगर मेडिसिन लेता है वो व्यक्ति, तो मेडिसिन के साथ साथ में डाइट को भी अगर वो मॉडिफाई करे, आहार का परिवर्तन भी करेगा, तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, तो ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट है एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित जो व्यक्ति है, रोगी है, उसमें हम 5 से 10% हम कम कर सकते हैं अगर थोड़ा वो हैवी वेट है तो। बाकी अगर वज़न उसका सही है तो आयु, लिंग और वजन और क्रियाशीलता के अनुसार जो RDA है उस अनुसार हम उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में उसको पॉलीसेकेराइड्स मतलब रेशेदार पदार्थ ज़्यादा देने हैं,
मिठाइयाँ वगैरह, शरबत, आइसक्रीम ये नहीं देनी, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज होगा, ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगा, ज़्यादा ग्लाइकोजन के बाद में फैट्स बन जाएंगे और फैट्स फैटी टिश्यू में जमा हो जाएंगे और हृदय की बीमारी हो सकती है। इसलिए रेशेदार पदार्थ यानी पॉलीसेकेराइड्स देंगे। फिर प्रोटीन में हम आयु और लिंग के अनुसार, कार्य के अनुसार उसको पर्याप्त प्रोटीन दे देंगे, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। वसा, फैट में कुल ऊर्जा का करीब 20% भाग हम वसा से देंगे, लेकिन जो फैट देंगे वो सिर्फ वेजिटेबल सोर्सेज मतलब वनस्पति सोर्सेज, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, ऐसे तेलों से ही हमको उसको फैट देना है, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल होने के कारण जो लिनोलिक एसिड है, असेंशियल फैटी एसिड, वो भी मतलब आवश्यक वसीय अम्ल भी मिल जाता है व्यक्ति को, इसलिए भी हमको असंतृप्त वसीय अम्ल देने हैं। लेकिन संतृप्त वसीय अम्ल जो प्राणिज भोज्य पदार्थ से मिलते हैं, घी, तेल, घी, अंडा, मक्खन, मीट, ये सब हमको संतृप्त वसीय अम्ल बिल्कुल नहीं देने हैं, क्योंकि ये शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते ही एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी जल्दी पैदा हो जाती है। फिर विटामिन हम उसको पर्याप्त मात्रा में देंगे जो भी पीड़ित है हृदय की बीमारी से, लेकिन विटामिन सी जो है वो हम उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखने में मदद करती है। फिर मिनरल्स में खनिज लवण उसके आयु और कार्य के अनुसार पर्याप्त मात्रा में दे देंगे। और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम हृदय की बीमारी में अगर देते हैं तो उस रोगी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, फायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं, जैसे बथुआ है, पपीता है, लहसुन है, और उन सबको हमको भोजन में, आहार में सम्मिलित करना होता है, क्योंकि बथुआ, पपीता, लहसुन से जो हृदय की बीमारी है वो हो रखी होती है तो भी कम हो जाती है, और नहीं हुई होती है तो नहीं होने की संभावना ही रहती है। तो अभी हम पढ़ रहे थे हृदय की बीमारियां यानी हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस तब होती है जब रक्त की जो वाहिकाएं हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, विकार हो जाते हैं, कोई परिवर्तन हो जाता है, इसलिए पर्याप्त रक्त शरीर में नहीं पहुंच पाता, और पर्याप्त रक्त अगर शरीर में नहीं पहुंचेगा तो विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हृदय की बीमारी हो सकती है। आज का जो टॉपिक है हृदय की बीमारी का वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो रक्त वाहिकाएं हैं उसकी जो अंदर की दीवार है वहाँ वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाते हैं, और उसी के कारण जो उसका ल्यूमेन है धमनी का वो कम हो जाता है और रक्त प्रवाह में बाधा होती है, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया है। एथेर मतलब दलिया जैसा, स्क्लेरोसिस मतलब कठोर, दलिया जैसा कठोर ऐसा कुछ पदार्थ हो जाता है और वो धमनी में रुक जाता है, इसीलिए रक्त प्रवाह में दिक्कत आती है, बाधा आती है और ये बीमारी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। इसके बहुत सारे कारण हैं। 40 वर्ष के बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस होने की बहुत संभावना रहती है। जो धूम्रपान ज़्यादा करता है, जो चिंता तनाव ज़्यादा रखता है, या फिर जो शराब ज़्यादा पीता है, या शारीरिक श्रम जो कम करता है, उन सभी के हृदय की बीमारी होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। जिनके ब्लड ग्रुप AB होता है उनको बहुत अधिक संभावना रहती है हृदय की बीमारी की। जिनके हेरिडिटरी अगर वंशानुगत है ये, तो माता पिता को अगर है तो ये हेरिडिटरी भी एक कारण हो सकता है। जिनके कोई रोग होते हैं, हाई BP या गठिया या मोटापा या मधुमेह रोग, तो उन लोगों को भी हृदय की बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जो तले भुने चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घी, तेल, कोलेस्ट्रॉल, एग, फिश, मीट, संतृप्त वसीय अम्ल, ये जो ज़्यादा खाते हैं उनको भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना रहती है। और जो विटामिन C कम खाते हैं उनमें भी हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में रक्त धमनी के अंदर वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो धब्बे जैसे पदार्थ जमने चालू हो जाते हैं।
दूसरी स्टेज में ये जो धब्बे जैसे पदार्थ हैं, फैट और कोलेस्ट्रॉल, उनके महीन रेशे हो जाते हैं। महीन रेशे वहीं चिपके रहते हैं और जो धमनी की चौड़ाई है उसको कम कर देते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है। और तीसरी स्टेज में जो ये फैट और कोलेस्ट्रॉल है नरम और कोमल हो जाता है और धमनी के अंदर घाव हो जाते हैं और उसके अलावा ब्लीडिंग होने लगती है, रक्तस्राव होने लगता है, धमनी की आकृति बिगड़ जाती है। और जब ये ब्लीडिंग होती है तो रक्त में कई बार थक्का भी बन जाता है, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉट। तो ये ब्लड क्लॉट जब ब्लड के साथ जाता है तो धमनी के बीच में कभी कभी रुक जाता है और वो रक्त प्रवाह को रोक देता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्रेन में जा रही है वो धमनी जहाँ की वो क्लॉट अटक गया है, तो ब्रेन में रक्त प्रवाह बिल्कुल रुक जाएगा और डेथ भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट यानी उपचार। इसके उपचार के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए सॉरी रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, खुली हवा में वॉक करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, शराब सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए, मानसिक तनाव या चिंता मेंटल टेंशन वो हटा देना चाहिए, अधिक तला भुना खाना, संतृप्त वसा नहीं खाना चाहिए। अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ भी डाइट का मॉडिफिकेशन, आहार का परिवर्तन करना चाहिए और वजन को नॉर्मल सामान्य बनाए रखना चाहिए। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऊर्जा जो है वो वैसे तो आयु, लिंग, कार्यशीलता उनके अनुसार ही देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसमें ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से 10% कम कर देते हैं। प्रोटीन उसके आयु, कार्य और लिंग के अनुसार ही देंगे। वसा उसको हम कुल ऊर्जा का 20% वसा से देना है, लेकिन ये जो वसा देंगे फैट, ये हम सिर्फ वेजिटेबल सोर्सेज यानी वनस्पति स्रोतों से, सरसों का तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन तेलों से देंगे, जिससे कि इन तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल हमको मिलेंगे और असंतृप्त वसीय अम्ल के साथ हमें आवश्यक वसीय अम्ल भी मिल जाएंगे, इसलिए हमको तेल से देना चाहिए। और हमको संतृप्त वसीय अम्ल, घी, मक्खन वगैरह नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये जो प्राणिज सोर्स हैं ये उस व्यक्ति के जिसके हृदय की बीमारी है उसमें या एक नॉर्मल व्यक्ति में भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। विटामिन हमको पर्याप्त देने चाहिए, लेकिन विटामिन सी बढ़ा देंगे क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखता है। मिनरल्स जो खनिज लवण है वो पर्याप्त देने चाहिए आयु, कार्य वगैरह के अनुसार, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं अगर हृदय की बीमारी वाला जो रोगी है वो खाए तो। उसमें बथुआ, पपीता, लहसुन वगैरह है वो उसको अगर वो डेली खाता है तो हृदय की बीमारी कम हो जाती है। तो अभी हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण पढ़े, एथेरोस्क्लेरोसिस के लक्षण और उसके उपचार, और एथेरोस्क्लेरोसिस में कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये हृदय की बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में था। थैंक यू।